Good afternoon, everyone. कोई भी प्रॉब्लम होती है वॉइस से रिलेटेड तो आप बताएं जरा। दिख तो है नहीं रही। हाँ, सेकेंड ईयर। तो कल हम लोगों का सेक्शन बी स्टार्ट हुआ था, राइट? सेक्शन ए में आप लोगों को कल बताया था इम्यूनोलॉजी, उसके सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए थे। सिर्फ आप लोगों को कुछ एक दो टॉपिक में प्रॉब्लम थी, AMI एंड CMI, ठीक है? तो उसे हम किसी और दिन ले लेंगे। पहले एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे भी सेल्स ऑफ इम्यूनिटी में डेंड्रिटिक सेल्स है, नल सेल्स हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा, मगर थोड़े से टाइम के बाद। पहले एक बार मेन अपना जो सिलेबस है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर दैट we will take all the topics. Okay? चलें। सेक्शन बी आप लोगों को कल बताया था। सेक्शन बी क्या है आपका? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? माइक्रोबायोलॉजी है सेक्शन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, ठीक है? तो माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम चाहें तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो माइक्रो एंड बायोलॉजी, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये है, ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, ठीक है? तो वी कैन से दैट the study about microbe is known as microbiology, ठीक है? तो किसके बारे में स्टडी करते हैं इसमें हम? माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है? ठीक, किसके बारे में स्टडी करते हैं इसमें हम? माइक्रोब्स के बारे में। तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। सही लिखा था या गलत लिख दिया? ठीक है, चलिए। अब सेकंड जो बात आप लोगों को पता होना चाहिए, आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया जाता है हु इज द फादर ऑफ दिस, राइट? तो द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक, ठीक है? तो हम किसे जानते हैं एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक। ये कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है आप लोगों के में कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो आप लोगों को ये नाम जो है वो याद होना चाहिए। एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक इज द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, ठीक? अब हम जरा इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। उन्हें हम जानते हैं एज अ फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के नाम पर, ठीक है? उन्हें हम क्या जानते हैं?
कि रॉबर्ट कोच है वो क्या है, वो फाउंडर ऑफ द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। सिमिलरली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, लुइस पास्चर, ठीक है। तो लुइस पास्चर इज अ डिस्कवरर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को 3 नाम बताए हैं, एक तो एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर। तो ये 3 नाम आपको आपकी टिप पर होने चाहिए क्लास। ये क्या आया है मैम, स्क्रीन फुल नहीं आ रही है। हाँ ये मुझे भी लगा था स्क्रीन फुल नहीं आ रही है। हाँ नहीं मैंने नहीं हिलाया उस वक्त भी, है ना ये हिली थी, देखो इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं उसका तो कुछ किया ही नहीं था। नहीं लाइन खींच कर गए थे तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं। चलो ठीक है इतना ही बहुत है। अब थोड़ा सा यहाँ तक नहीं लिखेंगे ना, खत्म बात, रहने दो यार, रहने दो, मत ज़्यादा करो, तुम मुझे बता दो बस। हाँ हेलो सेकेंड ईयर, ये बताएं आप, अच्छा ये है शायद, आई थिंक ये लाइन यहाँ पे सर ने ड्रॉ किया हुआ है शायद, यही होगी। तो पूरी लाइन तो थी नहीं स्टार्टिंग से यार, पूरी लाइन नहीं थी कभी भी। अच्छा ठीक है सेकेंड ईयर, अब कहाँ तक आ रहा है आपका, इसको थोड़ा सा सही कराएंगे सर को बुलाकर। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर मैं ये पूछ रही हूँ सर को बुलाएं क्या फिर इस चीज़ को सही करने के लिए। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है क्लास। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर आ रहा है ना, एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक तक, है ना। हाँ यहाँ तक तो क्लियर है, यस मैम। तो बस ठीक है, फिर यहाँ तक ही हम इसे लिखा करेंगे कुछ भी। चलें एक काम करते हैं, तो इस रॉबर्ट कोच को ऊपर लिख देते हैं एक बार, ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट कोच, उन्हें हम जानते हैं एज अ फाउंडर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब तो सब कुछ क्लियर है ना सेकेंड ईयर। ठीक है, तो यहाँ आपको ये 3 नाम बताए गए हैं, स्पेशली ये तो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक का नाम आपको टिप पर होना चाहिए, ये आपके अभी नहीं आपकी हायर स्टडीज में भी काम आएगा। तो एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक को हम एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के तौर पर जानते हैं, ठीक है। अब हम जरा कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ओहो शिट, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप लोगों के में आता है बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी,
फाइकोलॉजी एंड एक्सेट्रा। भाई इनके ब्रांचेस तो बहुत सारी है। मेन माइक्रोबायोलॉजी का जो आप देखते हैं उनका तो बहुत ज़्यादा बहुत इन्हांसमेंट हो चुका है काम का, लेकिन हम जो मेन है वो हमारी बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी है। इसमें अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में हम क्या करते हैं, देन स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरोलॉजी में स्टडी ऑफ वायरस। भाई माइक्रोब्स में जनरली होता क्या है, यही आप लोगों को कल बताया था, बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होता है, ये तो मेन है आपके। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ एंड नेक्स्ट इज फाइकोलॉजी। यस, स्टडी ऑफ एल्गी एंड माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं यीस्ट एंड मोल्ड्स। ठीक है सेकेंड ईयर। अगर हम बात करें ब्रांचेस की माइक्रोबायोलॉजी की, तो उसमें बैक्टीरियोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, अबाउट बैक्टीरिया। वायरोलॉजी में हम स्टडी किसकी करते हैं, स्टडी अबाउट वायरस। एंड प्रोटोजूलॉजी में स्टडी अबाउट प्रोटोजोआ। एंड फाइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट एल्गी। एंड माइकोलॉजी में यीस्ट एंड मोल्ड्स। MO है ये, MOULDS, मोल्ड्स। ठीक है, सेम फंजाई भी जनरली आप लोग देखते होंगे। तो ये तो आप लोग अभी तक जानते ही थे। ठीक है, एक तो बात सेकेंड ईयर ये कि आपके सिलेबस में कुछ वर्क दिए हुए हैं, जैसे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या काम किया था इस फील्ड में, तो वो सब चीज जस्ट थ्योरेटिकल है, तो वो आपको खुद को पढ़ना है। ठीक है, हमारा जो मेन है फंक्शन, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। भाई हिस्ट्री तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं ना, उसमें समझाने लगा ऐसा कुछ होता नहीं, वो तो आप जनरली खुद भी पढ़ते हुए आए अब तक। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने बैक्टीरिया। ठीक है, जनरली आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया को हम एक स्पेशल ग्रुप में रखते हैं। स्पेशल ग्रुप आप कहें चाहे आप स्पेशल क्लास कहें, ये स्पेशल क्लास आता है शाइजोमाइसिटीज के अंतर्गत। ठीक है, इसे हम किस में रखते हैं स्पेशल क्लास, शाइजोमाइसिटीज में। ये आप लोग अपनी टिप पर रखिएगा, कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है कि बैक्टीरिया की सुपर क्लास या स्पेशल क्लास कौन सी होती है, देन शाइजोमाइसिटीज। अगर अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो आप लोग जानते होंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, या हम ये कहें दीज आर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ ये दोनों टर्म अलग अलग लिखे हैं, क्यों? अरे एक सेकेंड मैम, जरा चैट तो ओपन कीजिए, चैट ओपन कीजिए प्लीज। मैम आज CM आई AM बताने वाली थी आप। हाँ बेटा बताने वाले थे, मगर अभी जस्ट फिनिश किया है ना ये सब चीज़, तो अभी नहीं बता सकते हैं, पर हाँ ज़रूर बताएंगे, आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद। ठीक है, एक बार थोड़ा मेन जो अपना सिलेबस है उसे कवर कर लेते हैं, उसका CMI AMI क्या आपको पूरा सिलेबस फिर से रिपीट करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, आप परेशान ना हो, बिल्कुल बताया जाएगा आपको। ठीक है, देखिए
अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक मीन क्या होता है भाई, इसे अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, देन द वर्ड ऑफ कैरियोट्स इट्स रेफर टू न्यूक्लियस, ठीक है। एंड प्रोवीन, यहाँ पे ये प्रो वर्ड जो है वो किसे रेफर करता है, इट्स अ प्रिमिटिव, ठीक है। वहीं अगर हम यूनिसेल्युलर की बात करते हैं, देन यूनि मीन वन एंड सेल्युलर मीन सेल, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों टर्म जो है ये आप लोगों को किस चीज को रिक्वायर करते हैं, एक तो यहाँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ योर प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एक्चुअली जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है वो इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर शेप में होता है। ओके, इर्रेगुलर शेप मीन होता है कि जैसे जनरली आप लोग अब तक कोई सेल बनाते थे, ये कोई एनिमल सेल अगर बनाया जाए तो आप क्या करते थे, एक न्यूक्लियस बनाते थे, ठीक है। उस न्यूक्लियस के अंदर हम अपने डीएनए, आरएनए सब चीज, और एक न्यूक्लियोलस होता था उसमें, याद है। और उसके ऊपर एक क्या प्रेजेंट रहती थी आपकी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के उसमें अगर हम बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं क्लास, एनिमल सेल की अगर हम बात करेंगे तो इस पर सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते थे। वहीं आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते थे तरह तरीके के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, आप लोगों ने काफी स्टडी किए हुए हैं जनरली, तो सब नहीं बताया जाएगा। यहाँ बात चल रही है जस्ट न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं, यूकैरियोटिक एनिमल सेल है ये, प्रोकैरियोटिक नहीं है, इट्स अ यूकैरियोटिक एनिमल सेल की बात करें तो वहां पर न्यूक्लियस जो होता है वो रेगुलर शेप में होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती थी। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो वो रहता है न्यूक्लियस, वो कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप में। इर्रेगुलर शेप मीन उस वो ना तो एक इस तरीके से गोले उसमें होगा, ना ही उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, ना उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी क्लास, ठीक है। और हम इस इर्रेगुलर शेप को हम जनरली जानते हैं न्यूक्लियोइड के नाम से, ठीक है। न्यूक्लियोइड जनरली ये टर्म आप बहुत सुनेंगे आगे माइक्रोबायोलॉजी में, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड जो होता है वो होता है आपके बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को परेशानी होगी नहीं क्लास, क्योंकि यहाँ तो सभी लोग जनरली जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं कि बैक्टीरिया का सेल का जनरली होता कैसा है, उसके बाद हम दोबारा बनवा देंगे चाहे तो। कहाँ बना, यहाँ बना देते हैं।
फिर आएगी। हाँ, सेकेंड ईयर जरा ध्यान दीजिएगा, आपको इससे ज्यादा इजी डायग्राम बैक्टीरिया सेल का नहीं मिलेगा। आप किसी बुक से भी अगर स्टडी करते हैं तो इतना इजी डायग्राम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ और ऑर्गेनेल्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाए अब डायग्राम में। हम अगर बात करते अभी कर रहे थे न्यूक्लियस की, भाई तो बैक्टीरियल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप में होता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर की है भाई, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है कैप्सूल। कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। ठीक है, सबसे ऊपर की लेयर क्या होती है? कैप्सूल या स्लाइम लेयर होती है। उसके नीचे आपकी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है? सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करें, जनरली आप लोगों को अभी जब पढ़ाया जा रहा था इम्यूनोलॉजी, तो यही बात बोली जाती थी कि कोई भी एंटीजन अगर क्या होता था, बैक्टीरिया होता था, तो आप लोगों से कहते थे ना कि भाई एक पिगमेंट होता है जो भाई सेल वॉल जो होती है बहुत इरेक्ट होती है, इसको इजीली फैगोसाइट नहीं किया जा सकता या उसको भेद नहीं किया जा सकता, तो परफोरिन होता था एक, याद है? परफोरिन नाम याद है? अभी तो जस्ट कल ही फिनिश किए क्लास। तो परफोरिन क्या काम करता था? ये आपके सेल वॉल को ही इजीली इसको तोड़ता था, और इसमें सेल लाइसिस की जो प्रोसेस होती थी वो इसी के बेसिस पे होती थी कि सेल वॉल में छेद कर देता था, उसमें होल कर देता था, जिसकी वजह से पूरी सेल जो है ये आपकी बैक्टीरियल सेल वो फिनिश हो जाती थी। तो यहाँ परफोरिन जो है उसको तो खैर भूल ही जाइए, वो तो इम्यूनोलॉजी का एक वर्ड है। तो यहाँ ये जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है आपकी म्यूकोपेप्टाइड की। ठीक है, सेल वॉल किसकी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, अब उसके नीचे अगर आप लोग ध्यान दें, अगर हम इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एस जो होता है, क्लास आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर होता था सेकंड साइटोलॉजी, ठीक है, उसमें ये टॉपिक था अपने आप में राइबोसोम। वहां आप लोगों को डेफिनेटली बताया होगा, ना सिर्फ जूलॉजी में बल्कि बॉटनी में भी पढ़ाया जाता है राइबोसोम्स। ठीक है, तो वहां पर ये जो 70S था आपको बताया गया होगा कि ये एस टर्म इसकी यूनिट होती थी, जिसे हम जनरली किस नाम से जानते थे? स्वेडबर्ग के नाम से। क्यों जानते थे? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेडबर्ग, उन्होंने ही बताया था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। लेकिन जो 70S होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। वही जो 80S होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ये सब चीजें तो आप जनरली जानते ही हैं। ठीक है, अब हम अगर 70S को 2 सब यूनिट में डिवाइड करते थे, क्लास ये आपका थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कराया जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। 30S एंड 50S है ना, इसकी 70S के भाई 2 ही तो सब यूनिट होते थे, 30S एंड 50S, जैसे हम क्या बोलते थे? स्मॉल सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। ये तो आप लोग जनरली जानते ही हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने एक टर्म लिखा हुआ है मीसोसोम। मीसोसोम, अरे यहाँ दिखाई नहीं देगा क्लास। अच्छा, ये बाद में बताते हैं, पहले मुझे ये बताएं आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ रहा है? जितना भी आप लोगों को डायग्राम दिखाया था ये सब चीज समझ में आ रही है भाई? सेकेंड ईयर बैक्टीरिया के बारे में सब चीज क्लियर है ना, जितना अभी बताया?
मैम आज नहीं, वो तो खैर यस मैम ग्रेट। और भारती बता देंगे बेटा, ठीक है, आज नहीं तो एक दो दिन में जरूर बताएंगे। चलें अब इसे रफ कर देते हैं। ओहो सर ठीक है, यहाँ मैंने एक टर्म लिखा हुआ है मीसोसोम। ठीक है, यहाँ पर ये मीसोसोम जो होते हैं ये आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये देखें आप, ये सेल मेम्ब्रेन थी। जब ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ हल्की सी इन्वर्ट हो जाए, मतलब अंदर की तरफ हल्की सी मुड़ जाए, तो उससे एक संरचना बनती है जो क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम। ये मीसोसोम जनरली किस काम आती है, इससे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये मीसोसोम जो होते हैं ये आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट रहते हैं। भाई कुछ तो खैर आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इस तरह इन्वर्ट होने के बाद मीसोसोम का बनाती है, लेकिन कुछ मीसोसोम्स ऐसे होते हैं जो यहाँ से टूटकर यहाँ प्लाज्म में चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो उन्हें भी हम, ये मीसोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं क्लास। ठीक है, कुछ तो मीसोसोम्स आपके कहाँ है, ये सेल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, लेकिन कुछ आपके साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हम अगर बात करें अपने बैक्टीरियल सेल की, तो इसमें क्या चीज एब्सेंट रहती है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम जनरली क्या जानते हैं, ईआर के नाम से जानते हैं। ईआर एब्सेंट होती है, गोल्जी बॉडी, ओके ये गोल्जी बॉडी भी आपकी एब्सेंट होती है। इसी टाइप के जो और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आपने यूकैरियोटिक सेल्स की जनरली स्टडी किया होगा, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में ये कुछ सेल्स ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, सेकंड ईयर आप लोग जरा रीजॉइन कीजिए प्लीज।